सोचने के। प्रोग्रामिंग की दुनिया में देयर आर 4 प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। पैराडाइम बोलते हैं वे ऑफ थिंकिंग को, ठीक है, सोचने के तरीके को। एक है इंपरेटिव प्रोग्रामिंग जो आज तक आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी इसको मजीद पढ़ाऊंगा कि इंपरेटिव और स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ठीक है। इसको स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग भी कहा जा सकता है, या इसके लिए मैं एक और वर्ड भी चलें बता देता हूँ, इसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहा जा सकता है। स्ट्रक्चरल या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी इसको कहा जा सकता है। दूसरी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिस तरह के आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं बैंक्स के अंदर हो गए, ठीक है। बैंक के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स एक क्लाइंट को या कस्टमर को लिया जाता है और उसकी जितनी प्रॉपर्टीज है उसमें स्टोर की जाती है, ये डिफरेंट है। ये A2 में डिस्कस करेंगे। लो लेवल प्रोग्रामिंग जो मशीन ओरिएंटेड होती है, रोबोट्स के अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक है। कोई भी हार्डवेयर ओरिएंटेड काम हो, रोबोटिक इंजीनियरिंग हो गई, मैकाट्रॉनिक्स हो गई, मशीन के साथ कभी इंटरेक्ट करना हो, आपने खुद से प्रोग्राम्स बनाने हो, तो उसके अंदर लो लेवल प्रोग्रामिंग इस्तेमाल होती है। फिर सेकंड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आता है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। A2 का पार्ट है बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये इस्तेमाल होती है प्रोग्रामिंग, ठीक है, जिसमें इनिशियली आप अपना एक नॉलेज बेस बनाते हैं। नॉलेज बेस में क्या होता है, जितने भी फैक्ट्स हैं या रूल्स हैं वो सारे आप पहले उसमें स्टोर कर देते हैं, ठीक है। और लेटर ऑन उससे कोई सवाल पूछते हैं तो वो उसी पूल में से, जो आपने पूल पहले उसको दिया होता है, डिक्शनरी समझ लें जिस तरह की है, वो पूरी आपने वैल्यूज उसको पहले ही दी हुई होती हैं, और आप एंड पे उससे पूछते हैं बताओ ये चीज़ें आपस में एसोसिएटेड हैं या नहीं है, इसका जवाब क्या होगा। तो वो अपने पास जितनी भी नॉलेज आपने उसको फीड इन करवाई भी होती है, उस नॉलेज में से कोई ना कोई जवाब देता है, ठीक है। तो हम इसकी बेसिक्स ही स्टडी करेंगे A2 के अंदर। बट जितना बड़ा नॉलेज बेस होगा, जितना बड़ा समुंदर होगा डेटा का, ठीक है, और अगर पावरफुल कंप्यूटर्स हुए तो वो उसमें से उस डेटा को बहुत इजीली पिक भी कर सकेंगे, ठीक है। इंटेलिजेंस भी क्या है आपके दिमाग में, जो हम नेचुरल इंटेलिजेंस क्या है, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनकी बेस के ऊपर एक एफिशिएंट और इफेक्टिव फैसला करना, कोई चीज़ डिसाइड करना ना, ठीक है, उसी को आप इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब वो बेशक ठीक फैसला है, बुरा फैसला है, वो जो भी आपके पास्ट इवेंट्स थे उसके मुताबिक आप ही नेक्स्ट फैसला करते हैं। तो हर इवेंट या हर एक्सपेरिमेंट आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। वो कुछ पॉजिटिव चीज़ भी सिखा सकते हैं, नेगेटिव चीज़ भी सिखा सकता है। अगर वो पॉजिटिव चीज़ सिखाता है तो डेफिनेटली वही वाले स्टेप्स आप अपने नेक्स्ट फ्यूचर कह लेंगे किसी एक्सपेरिमेंट में भी इस्तेमाल करेंगे, तो चांसेस हैं कि आप फिर से सक्सेसफुल हो जाएंगे। जैसे आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। छत से छलांग मारेंगे तो आप मर जाएंगे, ठीक है। तो ये नॉलेज बेस है हमारी, ऑलरेडी दिमाग में फीड इन हुई भी है। अब हर दफा हमने छत से छलांग नहीं मारी हुई, लेकिन हमें पता है कि जब बचपन से हम एक बेड से जब गिरे थे तो हमें लगी थी, हम रोए थे। नेक्स्ट टाइम इवन आपको मेमोरी याद नहीं है, लेकिन वो जो अब आजकल का बच्चा है उसको आप देखें, वंस ही विल फॉल फ्रॉम द बेड, नेक्स्ट टाइम वो दोबारा उस बेड पर नहीं चलेगा, सेम छलांग नहीं मारेगा, क्योंकि उसको पता है कि लास्ट टाइम मुझे लगी थी। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं समझ आ रही? क्लियर है? तो इसी तरह से हमारी इंटेलिजेंस भी डेवलप हो रही होती है, ठीक है। तो जो आप नॉलेज बेस अपने पास इकट्ठा कर रहे होते हैं, यही नॉलेज बेस अगर आप कंप्यूटर को देते हैं और एक बहुत ही डिटेल्ड किस्म का नॉलेज बेस इकट्ठा हो जाता है, आप उसमें से कोई भी नेक्स्ट टाइम कोई आर्गुमेंट, कोई क्वेश्चन या कोई भी ऐसी कोई बात उससे वो पूछते हैं, तो वो सेम ही चीज़ आपको एग्जैक्ट जवाब दे रहा होता है। आपके डिसीजंस में भी, चूंकि वो तो नेचुरल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, कंप्यूटर के नेचुरल लाइफ से रिलेटेड नहीं है। उसने आर्टिफिशियल वैल्यूज जो प्रोग्रामर ने ही उसको दी हुई है, डेटा कलेक्ट करके जितना बड़ा ओशन ऑफ डेटा होगा उतने ही ज्यादा इफेक्टिव आंसर्स निकल रहे होंगे। बड़ी सिंपल सी एक मिसाल है। चलिए मैं डिक्लेरेटिव की तरफ नहीं जाता हूँ, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। इसको छोड़ें, ये बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं किसकी ऊपर बात करते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। दूसरा नाम इसका इंपरेटिव भी है या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी इसको कहा जाता है। जैसे आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि यार एक ऑब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को छोटे छोटे सब टास्क में आप डिवाइड करें, सब मॉड्यूल्स के अंदर क्या करें, डिवाइड करें। हर सब टास्क को फर्दर सब टास्क के अंदर क्या करें, आप डिवाइड करें। याद आ रहा है कि नहीं? वी वर मेकिंग डिफरेंट ब्लॉक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? एक ब्लॉक था ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, इट वाज डिवाइडेड इनटू मेनी एप्लीकेशंस एंड ईच एप्लीकेशन वाज फर्दर ऑन डिवाइडेड इनटू फर्दर मॉड्यूल्स, ठीक है। और हर मॉड्यूल क्या था, इट वाज अब आगे जाता जा रहा था, इट वाज बीइंग डिवाइडेड इनटू फर्दर सब टास्क्स until each subtask was a unique set of code. Remember? याद आ रहा है कि नहीं? तो वो जो ब्लॉक्स बनाए थे ना आपने, उनको मॉड्यूल्स कहते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग की दुनिया में वी कॉल देम सब रूटीन्स कहते हैं हम उनको। तो वो जो सब रूटीन्स हैं उन सबको अकेला अकेला बनाया जाता है, फिर उनको सबको क्या कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? तो यही हमारे स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग का भी हिस्सा है। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग का भी यही काम है
कि आपका कोई भी टास्क होगा, कोई भी, मैं जब प्रैक्टिस हम करेंगे तो हम देखेंगे उसमें से कोई एक टास्क होगा, उसको हम लोग मेन प्रोग्राम से अलग करके लिखेंगे, ठीक है, उसका एक नाम दे देंगे हम, उस सेट ऑफ या ग्रुप ऑफ कोड का हम एक नाम दे देंगे, दूसरे का भी नाम दे देंगे, किसी का भी नाम दे देंगे, और मेन प्रोग्राम में कोड ही नहीं लिखेंगे। मेन प्रोग्राम में सिर्फ जिसकी जरूरत होगी उसको कॉल कर लेंगे बस। बात समझ आ रही है कि नहीं? जैसे आप लोगों ने लो लेवल प्रोग्रामिंग जब असेंबली लैंग्वेज आप कर रहे थे उसमें मैक्रोस का आपने एक जिक्र डिस्कस किया था, मैक्रोस एंड डायरेक्टिव्स वाला एक टॉपिक था। मैक्रोस के अंदर क्या था, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी ना, इफ दे वर यूज्ड फॉर लेटर, they were used in the later program, then not the whole code was rewritten, only the name of the macro was called. जब name of macro was called तो all those instructions were repeatedly executed or translated again, not the instructions were rewritten. Remember, macros group of instructions are written once only, and for every next time you just use their label, use their name, use their name. Similarly, subroutines are just a group of instructions written separately. They are written separately, and later on if any part of the program use those or they need those instructions, they are just not rewriting the code, they are just calling its name. So the code that is written outside the main program, it's a generalized code. It is applicable on any type of any type of the code which need its processing. Let's say you are adding two numbers at any point, अब दो numbers आपने add करने, आप उसी फंक्शन को दोबारा रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, आपको दोबारा से कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक यू मेक अ मेन प्रोग्राम ऑफ प्रिंटिंग पैटर्न्स, मेक अ प्रोग्राम ऑफ व्हाट, प्रिंटिंग पैटर्न्स, एंड अपॉन बेस्ड अपॉन द यूजर चॉइस आप उससे चॉइस लें कि व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न यू वांट टू प्रिंट। यू वांट अ ट्रायंगल, you want a hollow isosceles triangle, you want some filled triangle, you want a trouser structure, you want an inverted trouser structure, you want some diagonal printing, you want some other जो भी चॉइस देगा, यू डू नॉट नीड टू राइट द कोड, कोड इज रिटन सेपरेटली, वो आपने खुद ही लिखना है, ठीक है, मेन प्रोग्राम में नहीं लिखा हुआ होगा। यू विल कॉल दैट पर्टिकुलर कोड बेस्ड अपॉन द यूजर चॉइस, एंड once the user enters 9, a print will be, let's say a pattern will be printed, and then again he will come back to the main program. Once the code is executed in the subroutine, the module is being executed, it is finished, the flow will naturally come back to the main program and it will execute the next line. If it was coming in line 1, 2 and 3 पर कॉल थी किसी फंक्शन की या किसी प्रोसीजर की, किसी सब रूटीन की, किसी मॉड्यूल की कॉल थी, तो मॉड्यूल के पास जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा पूरे को, वापस इधर आ जाएगा, और फिर लाइन नंबर 4 से अगली कहानी मेन प्रोग्राम की शुरू हो जाएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये इस तरह से चल रहा होता है। तो व्हेन आई टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, यू कैन ऑल्सो कॉल इट मॉड्यूलर या इम्परेटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो एक बात लिख लें, in modular programming we deal with subroutines or subtasks. In modular programming we deal with subroutines or subtasks. In modular programming we deal with subroutines or subtasks. The program is split up into its constituent parts. The program is split into its constituent parts. One is the main program. One is the main program. One is the main program. And rest are the subroutines or subtasks. Rest are the subroutines or subtasks whose code is written outside the main program,
main program whose code is written outside the main program full stop. The code of the subroutine can be called, the code of the subroutine can be called anytime, the code of the subroutine can be called anytime, anywhere from the main program, anytime, anywhere from the main program देखा जाए अगर जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, इंपरेटिव प्रोग्रामिंग है, ये दो चीजें अपने पास फॉलो कर रही होती है। एक इसका होता है मेन प्रोग्राम और एक होता है इसके अंदर सब रूटीन्स, एक होते हैं सब रूटीन। सब रूटीन प्रोग्रामिंग में उन मॉड्यूल्स को कहते हैं जो अलग अलग बॉक्सेस आपने बनाए थे। इफ यू रिमेंबर द डायग्राम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू, याद आ रहा है कि नहीं, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे क्या थे, डिफरेंट मॉड्यूल से, यस और नो। यार बड़ी सिंपल सी बात, याद है वो लाइब्रेरी रूटीन्स, लाइब्रेरी प्रोग्राम्स याद है, P1 में पढ़ा था लाइब्रेरी प्रोग्राम्स, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, रिमेंबर, यू कैन रीयूज द कोड एनी टाइम एनीवेयर, यू जस्ट नीड टू राइट द नेम ऑफ द लाइब्रेरी। याद आ रहा है कि नहीं? कुछ डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज होती है, प्री कंपाइल्ड होती है ना, सब कुछ लिखा होता है ना, लेकिन यहाँ पे तो चूंकि वी आर मेकिंग दोज रूटीन्स ना, so it will not be pre-compiled, we will write it and when we need it we will use it. हाँ, yes we will test them, हम टेस्टिंग भी करेंगे उसकी, बहुत सारी किस्म की टेस्टिंग होती है, करेंगे, सारी टेस्टिंग करेंगे। बट रिमेंबर, वो याद आ रहा है कि नहीं, डायनामिक लिंक मतलब द कोड इज ऑलरेडी रिटन बट सिंस इट इज नॉट पार्ट ऑफ माई प्रोग्राम, इट इज पार्ट ऑफ द हार्डवेयर, that is why they already provided us with certain codes and whenever the hardware need it they just call it again and again and again and again at the time of need, not every time but on the time of need, किसी भी वक्त किसी भी लम्हे, याद है, एनी टाइम एनीवेयर कॉल की जा सकती है, the code does not need to be rewritten। समझ आ रही बात है कि नहीं? since we are the programmer, we are doing it, so हम अपना क्या करेंगे, सबसे पहले we will write the codes separately but in the main program, असल कहानी मेन प्रोग्राम की होती है, असल प्रोग्राम मेन प्रोग्राम रन हो रहा होता है, ट्रांसलेट मेन प्रोग्राम होता है, एक्जी फाइल मेन प्रोग्राम की बनती है, मेन प्रोग्राम जिसको कॉल करता है ना उसका कोड भी साथ शामिल हो जाता है। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? सो अभी इंपरेटिव प्रोग्रामिंग में दो चीजें होंगी, मेन प्रोग्राम भी होगा और सब रूटीन्स भी होंगे। सब रूटीन्स मैंने किसका नाम दे दिया था, किसका, मॉड्यूल्स का, गर्ल्स एंड बॉयज किसका नाम दे दिया था, मॉड्यूल्स का दे दिया था, भूलेंगे तो नहीं, ये बात समझ आ रही है सारों को कि नहीं? अब मेन प्रोग्राम के अंदर, मेन प्रोग्राम के अंदर जो सब रूटीन मेन प्रोग्राम की है उसमें मेन प्रोग्राम का कोड लिखा होगा और यहां पे हम क्या कर देंगे, इसको एंड मेन कर देंगे। दीज आर, इट रिप्रेजेंट्स द लाइंस जो कि मेन प्रोग्राम की लिखी हुई है, ठीक है? ये क्या है, ये वो कोड है जो मेन प्रोग्राम का लिखा हुआ है, ठीक है? इसको ये भी कह सकते हैं कि ये आपका एक्चुअल लॉजिकल पार्ट ऑफ द, एक्चुअल लॉजिकल पार्ट ऑफ प्रोग्राम इज रिटन इन मेन प्रोग्राम, एक्चुअल लॉजिकल पार्ट ऑफ प्रोग्राम which is ट्रांसलेटेड, इसको ट्रांसलेट किया जाता है। जब सब रूटीन्स की बात करेंगे तो सब रूटीन के अंदर दो डिफरेंट किस्म की जो हैं चीजें होती हैं, दो टाइप्स हैं आगे सब रूटीन्स की।
एक को कहा जाता है प्रोसीजर और एक को कहा जाता है फंक्शंस। समझ आ रही है? एक को कहा जाता है प्रोसीजर और एक को कहा जाता है फंक्शन। आज तक कभी आपने इनका जिक्र ही नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि जो भी काम आप लोग करते रहे हैं वो हमेशा मेन में करते रहे हैं। Like when you use the IDE, you write something. Wherever you write something, whenever you write something, it is in fact part of main program. Automatically उस पे लिखा होता है कि जी मेन, उस पे लिखा होता है मेन। तो आपकी सारी लॉजिक खत्म हो जाती है ना, तो आप नीचे लिखते हैं एंड मेन। या हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अलग सिंटैक्स होता है। Since right now in AS we are following pseudo codes, ठीक है। हम दूसरे के अंदर क्या नाम है उसका A2, उसमें जब हम इस्तेमाल करेंगे ना IDE या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें हम बाकायदा देखेंगे वहाँ पे एंड मेन हम करेंगे। जैसे नहीं आप इफ को एंड इफ करते हैं, वाइल को एंड वाइल करते हैं, यहाँ पे प्रोसीजर्स को जब या सब रूटीन्स को या मॉड्यूल्स को जब आप ओपन करेंगे ना, तो उसको हमने क्लोज भी करना है, ताकि आपके जब वो कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है ना, जब वो ट्रांसलेट कर रहा हो ना टॉप से डाउन, तो उसको पता हो कि किस चीज़ का स्कोप कहाँ पे आगे एंड हो रहा है। इट इज़ नेसेसरी ना। जैसे इफ को एंड करते हैं, केस को एंड केस करते हैं, फॉर को नेक्स्ट करते हैं, इफ को एंड इफ करते हैं, वाइल को एंड वाइल करते हैं, रिपीट के साथ अनटिल जरूरी होता है। इसी तरह कोई भी मॉड्यूल जब स्टार्ट मॉड्यूल होगा ना, तो एंड मॉड्यूल भी होगा। तो सूडो कोड में मॉड्यूल के स्टार्ट करने का जो तरीकाकार है वो होता है सबसे स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? मतलब मेन प्रोग्राम आप बेशक ना भी करें, से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जस्ट डबल फॉरवर्ड स्लैश लिख दीजिए मेन प्रोग्राम, ठीक है। और मेन प्रोग्राम के अंदर सारी कहानी लिखी और नीचे एंड पे जब मेन आपका खत्म हो जाए ना, लिख देना एंड मेन। अब चूंकि वैसे लॉजिकल बात है वैसे ये वाली, चूंकि आपका जो कोड था जो बार बार रिपीट होना था, अब आपने वो मेन में नहीं लिखा, कहीं और लिख दिया। मेन में सिर्फ एक लाइन लिख देनी है, कॉल कैलकुलेटर, और कोड ऑफ द कैलकुलेटर इज रिटन समवेयर एल्स आउटसाइड द मेन प्रोग्राम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? के नहीं? कोड ऑफ द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर आपने बनाया होगा जिसमें ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड वो सारा हो रहा है, उसका कोड इसमें नहीं लिखना आपने, वो आपने अलग से लिखना है और उसका एक नाम लिख देना है, नाम रख देना है उस पूरे कोड का। जैसे मैक्रो का रखा था लो लेवल के अंदर, नाम रख दिया आपने। अगर इसको जरूरत हुई ना कैलकुलेटर की, तो ये पूरा कोड रीराइट नहीं करेगा मेन प्रोग्राम, ये जस्ट कॉल कैलकुलेटर करेगा, तो वो पूरा कोड क्या हो जाएगा? रीयूज हो जाएगा। और ये एक दफा नहीं, 600 दफा बार बार कॉल कर सकता है उसको। वो मैंने इसी में कहा था कि जब इसमें एक चीज आती है करते 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 फिर बहुत सी एप्लीकेशंस में क्लॉक आती है, क्लॉक में अलार्म, वो टाइमर, वर्ल्ड क्लॉक एंड फलाना फलाना, तो ये सारे क्या है? इनफैक्ट मॉड्यूल्स हैं ये। क्या ख्याल है? समझ आ रही है कि नहीं? जैसे नहीं आपकी टाइपिंग वाली जो लाइब्रेरी है, इट इज बीइंग यूज्ड बाय मेनी प्रोग्राम्स। टाइप करते हैं ना आप, व्हाट्सएप पे भी करते हैं, गूगल में भी करते हैं, SMS में भी करते हैं, हर जगह आप टेक्स्ट वाली लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं। तो हर एक सॉफ्टवेयर ने अलग थोड़ी बनाई हुई है, एक ही है जिसको सारे क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्या ख्याल है? नहीं तो अदरवाइज हर किसी की अपनी ड्राइंग होती है। कोई कहता नहीं मुझे ये फॉन्ट पसंद नहीं है तो आई विल नॉट यूज दिस फॉन्ट, मुझे इंग्लिश पसंद नहीं तो आई एम नॉट गिविंग यू द एक्सेस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, जस्ट यूज इट इन अरेबिक। क्या ख्याल है? तो इसलिए एक यूनिवर्सल लाइब्रेरी सब यूज करते हैं उसको। क्लियर है मेरी बात? हाँ या ना? इसीलिए पूरी जो आपकी जो पूरा जो आपका जो हार्डवेयर होता है ना, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, तो उसमें एक ही लैंग्वेज फॉलो हो रही होती है, या वो जितनी सेट ऑफ लैंग्वेजेस आपको अलाउड होती है ना, वो सारी हर जगह वही आपकी होती है। जैसे मिसाल के तौर फ्रेंच, ठीक है, तो हर मॉड्यूल आपका वो आप फ्रेंच में आप सेट कर देंगे उसको सेटिंग्स में जाके। ठीक है बात? के नहीं? तो एक होता है फंक्शन और एक होता है प्रोसीजर। जी होती है ना, चेंज कर सकते हैं ना आप हर जगह जाके, लेकिन लाइब्रेरी एक ही होती है आपकी। ठीक, अच्छा, प्रोसीजर में और फंक्शन, ये दोनों सब रूटीन की ही कैटेगरी में आती है। ये इन दोनों में फर्क ये है, ये जो प्रोसीजर्स है ना, ये जस्ट क्या होते हैं? इट इज जस्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, कोई ऐसी वैल्यू, मतलब कुछ ऐसा काम होता है जो जस्ट आपने परफॉर्म करना होता है। या फंक्शन में फर्क पता है क्या? ये मैथमेटिकल होता है, इसमें मैथमेटिकल होता है। मैथमेटिकल किसी भी चीज के अंदर कोई ना कोई आंसर्स आते हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मैथमेटिकल चीज होगी, उसमें कुछ वैल्यूज जाएंगी, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करेंगी, लेकिन उसका एक न्यूमेरिकल आंसर आएगा। क्या आएगा? कोई भी किसी भी किस्म का, स्ट्रिंग में भी आंसर आ सकता है। इट विल गिव यू सम आंसर, इट विल रिटर्न यू सम वैल्यू बैक। बात में समझ आ रही है कि नहीं? ये क्या करेगा? इट विल रिटर्न सम वैल्यू बैक टू द बॉडी फ्रॉम वेयर इट वाज कॉल्ड। जिसने इसको कॉल किया था, इसकी फंक्शनैलिटी चाहिए थी ना,
तो ये खास एक ऐसी चीज है, इट ऑलवेज रिटर्न्स एन आंसर, इट डज नॉट रिटर्न एन आंसर, इट इज जस्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप, जस्ट लाइक प्रिंट समथिंग, प्रिंट अ मेन्यू, मेन्यू नहीं होता, मेन्यू कार्ड प्रिंट कर लें, पैटर्न को प्रिंट कर दें, दीज आर द सर्टेन स्टेप्स, ये परफॉर्म कर दें हमारे लिए, ठीक है। तो दोनों मॉड्यूल्स के ही जुमरे में आते हैं, इट इज जस्ट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मैथमेटिकल थिंग्स, जो आपको कोई ना कोई आंसर रिटर्न करते हैं, कोई ना कोई आंसर रिटर्न करते हैं, ये याद रख लें। It does not return an answer, it just performs certain steps again and again, you just write those steps outside the main program, नाम दे दें उसको प्रोसीजर का, प्रोसीजर को भी कॉल करने का तरीका है और फंक्शन को भी कॉल करने का तरीका है। तो लिख लें, it has no answer, it has no answer, it is just steps are written which are executed and reused, just steps are written, just steps are written and reused, it does not return an answer, ये भी लिख लें, it does not return an answer, स्क्रीन पे आ रहा है सारा कुछ यहां तक, ठीक है। और फंक्शन क्या करता है, फंक्शन भी समथिंग related to mathematical operations where you have to perform some certain steps and get an answer, ठीक है। ये क्या है, it is related to some operations that gives an answer back, to the program from where it was called, from where it was called. For example, some mathematical task, some mathematical pre-written, the code is pre-written, tested, error free, and just needs to be used, ठीक है ना। These functions are already given या provided by the IDE developer. IDE developer वो है जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो बनाई होगी, उसने वो बिल्ट इन फंक्शंस की एक लिस्ट दी होगी कि मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ। हमारे प्रोग्राम, हमारे एग्जाम्स में क्या होता है, जो पेपर 2 होगा ना, उसमें सबसे आखिर में ना एक अपेंडिक्स होगा, उस अपेंडिक्स में जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं ना जो आपके पेपर में इस्तेमाल होने वाले हैं, वो सारे लिखे हुए होते हैं। हम ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही पढ़ेंगे क्योंकि कुछ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस हैं, कुछ कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शंस हैं, कुछ कौन से फंक्शन हैं, कुछ कौन से फंक्शंस हैं, वो मैं ज़्यादा सारे पढ़ा दूंगा, उनमें से चंद एक जोन से हैं वो उसने लिखे हुए होते हैं वहाँ पे, और उसके हिसाब से आपसे फिर वो क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। सो दीज फंक्शंस आर ऑलरेडी गिवन या प्रोवाइडेड बाय द IDE डेवलपर, ठीक है, या किसी भी पेपर में गिवन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैरेक्टर काउंटर,
कैरेक्टर काउंटर, कंकैटिनेटिंग फंक्शंस। कंकैटिनेट किसको बोलते हैं? कंबाइन करने को, ठीक है, मिला के लिखने को, किसी चीज मर्ज करने को, इकट्ठा करने। कंकैटिनेटिंग फंक्शंस होते हैं, कैरेक्टर काउंटर्स होते हैं, और कौन से होते हैं? ट्रंकेटिंग फंक्शंस होते हैं, और उसको मैंने ट्रंकेटिंग वाला डाल दिया है, ठीक है। उसमें स्टार्टिंग से भी ट्रंकेट कर सकते हैं, एंड से भी कर सकते हैं, मिडिल से भी कोई चीज़ आप पिक कर सकते हैं, एक्सेट्रा। इस तरह के बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस भी है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन राउंडिंग फंक्शंस भी हैं, राउंडिंग फंक्शंस, रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शंस, yes or no? Random number generators, string manipulation functions, etc. यहां तक समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, there are two types of user defined functions. There are two types of user defined functions. लिखें, there are two types of user defined functions. लिखें, there are two types of user defined functions. एक होता है functions with parameters, functions with parameters, दूसरा है functions without parameters. ठीक है जी।